अरे मित्रों, हिंदी भाषा का इतिहास पढ़ रहे हैं हम लोग, और जिसमें हम लोगों ने थ्योरी कंप्लीट कर ली थी हिंदी भाषा और नागरी लिपि का मानकीकरण से। आज हम लोग उससे एमसीक्यूज़ बनाएंगे ताकि जो भी हमारे मन में उलझने हैं वो सुलझ जाएं। तो पहला प्रश्न है कि किसी लिपि को सभी आधुनिक भारतीय लिपियों की जननी माना गया है। किस लिपि को बताना है आपको। तो इसका उत्तर होगा आपका ब्राह्मी लिपि। तो ब्राह्मी लिपि को सभी आधुनिक भारतीय लिपियों की क्या माना गया है? जननी माना गया है। अगला क्वेश्चन है हमारा सेकंड क्वेश्चन कि लिपि का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? तो काव्यदर्श में मिलता है, या अष्ट अध्याय में मिलता है, या दोनों में मिलता है, या किसी में नहीं। तो इसका उत्तर होगा ग अष्टाध्यायी में। तो लिपि का पहला उल्लेख कहाँ मिलता है? अष्टाध्यायी में। आगे है ब्राह्मी लिपि की कितनी शैलियाँ हैं? ब्राह्मी लिपि की कितनी शैलियाँ हैं? कब के बाद? 350 ईस्वी के बाद। तो बताना है। इसका उत्तर होगा 2 शैलियाँ हैं, उत्तरी शैली और दक्षिणी शैली, जिसमें देवनागरी हमारी उत्तरी शैली से आती है। आगे है अगला प्रश्न आपका कि ब्राह्मी लिपि की शैलियाँ कौन कौन सी नहीं हैं, ये बताया गया है। ठीक है ना, कौन कौन सी नहीं हैं, सॉरी कौन कौन सी यहाँ है हो जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि ये उत्तर आप क्वेश्चन जो है यहाँ कौन कौन सी है, ठीक है ना, ये हो जाएगा। तो उत्तरी शैली भी है और दक्षिणी शैली भी है। इसका उत्तर हो जाएगा ग, यानी क और ख दोनों। तो लिपियों का उद्भव और विकास क्रम बताना है आपको कि लिपियाँ कैसे विकसित हुई। तो इसमें आपको देखना है। तो पहला आपका है चित्रलिपि, सूत्र लिपि, प्रतीकात्मक लिपि, भाव मूलक लिपि। ये पहला हो गया आपका। और उसके बाद है भाव मूलक लिपि प्लस ध्वनि मूलक लिपि। तो उसके बाद है दूसरा प्रतीक लिपि, भाव लिपि, ध्वनि लिपि और चित्र लिपि। और ग है क और ख, घ है सभी। तो बताना है आपको इसमें उत्तर क्या होगा सही। तो वो है आपका ये क। ठीक है ना। तो पहली लिपि आपकी है चित्रलिपि और अंतिम लिपि है ध्वनि मूलक लिपि। इसको आप क्रमबद्ध भी याद करें, अच्छा रहेगा। चित्रलिपि, सूत्र लिपि, प्रतीकात्मक लिपि, भाव मूलक लिपि, भाव ध्वनि लिपक लिपि और ध्वनि मूलक लिपि। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिपि विकास की अवस्थाएं, वही क्वेश्चन सेम टू सेम है आपका। तो इसका उत्तर होगा ग, चित्र लिपि आई, फिर प्रतीक लिपि, फिर भाव लिपि, फिर ध्वनि लिपि। तो पहली लिपि है चित्र लिपि और अंतिम है ध्वनि लिपि। सबसे पहली और अंतिम लिपि कौन सी है? तो मैंने अभी जस्ट बताया आपको। इसका उत्तर होगा ये आपका घ हो जाएगा इसका उत्तर, ये वाला। चित्र लिपि पहली लिपि है और अंतिम क्या है? ध्वनि लिपि है। आगे है भारत में लिपि का प्राचीनतम पुष्ट प्रमाण कहाँ मिलता है? अथवा एक और क्वेश्चन है इसमें कि भाव ध्वनि मूलक लिपि कौन सी है? दोनों का उत्तर एक ही होगा। तो 8वां का उत्तर होगा ग, सिंधु घाटी सभ्यता। तो प्राचीनतम पुष्ट प्रमाण लिपि का कहाँ मिलता है? सिंधु घाटी सभ्यता से। और भाव मूलक लिपि कौन है? तो वो है सिंधु घाटी सभ्यता। ठीक है। आगे है विभिन्न प्राचीन भारतीय लिपियों का उल्लेख करने वाले बौद्ध ग्रंथ कौन से हैं? तो आपको बताना है। तो 9वां का उत्तर हो जाएगा आपका ग। ठीक है, ललित विस्तार। कौन सा हो जाएगा? ललित विस्तार। तो ये ललित विस्तार जो है, इसमें भारतीय लिपियों का उल्लेख किया गया है। ये एक बौद्ध ग्रंथ भी है। ठीक है, ललित विस्तार याद कर लेंगे। 9 के बाद 10वां प्रश्न है कि कौन सी लिपि प्राचीन भारत में दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती है? तो ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है। ये है खरोष्ठी लिपि। खरोष्ठी लिपि जो है
बाईं से दाईं से बाईं, इधर से, ठीक है ना, इधर से लिखी जाती है, ठीक है। ऐसे हम लोग लिखते हैं बाईं से दाईं, ठीक है। खरोष्ठी लिपि की उत्पत्ति कैसे हुई बताना है आपको। तो खरोष्ठी लिपि की उत्पत्ति हुई आपकी अरमेइक से। किससे हुई है? अरमेइक से हुई है। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। देवनागरी लिपि कैसी लिपि है आपको बताना है, वर्णात्मक है या अक्षरात्मक है। तो ये तो आप जानते होंगे कि देवनागरी लिपि अक्षरात्मक है, और वहीं जो आपकी रोमन लिपि है वो है वर्णात्मक। भारतीयों ने विदेशी एक लिपि है जिसका नाम है सामी लिपि के आधार पर 500 ईसा पूर्व के लगभग ब्राह्मी लिपि बनाई थी। किसका कथन है ये? किसने कहा है ये कि भारतीयों ने विदेशी लिपि अर्थात सामी लिपि के आधार पर लगभग 500 ईसा पूर्व ब्राह्मी लिपि बनाई थी? तो ये किसका कथन है 13 का? तो इसका कथन है बुलर का कथन है ये। प्राचीन देवनागरी का विकास किससे हुआ? तो ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा जा चुका है आपको। तो देवनागरी का लिपि विकास हुआ है कुटिल लिपि से। तो मैंने इसका नोट्स आपको पढ़ाया है, वहाँ जाकर देखें तो और आपको अच्छे समझ में आ जाएगा, फिर कोई मन में कन्फ्यूज़न नहीं रहेगा आपका। अब इसमें आपको बताना है कि देवनागरी लिपि किन शैलियों से आई और किन लिपियों को लांघती हुई आई है, तो बताना है आपको। तो दक्षिणी तो होगा नहीं, दक्षिणी होगा देखता हूँ मैं। तो आपको बताना है सही क्रम क्या है इसका, ठीक है ना। ब्राह्मी लिपि का विकास क्रम बताना है आपको, ब्राह्मी लिपि का विकास क्रम बताना है। तो इसका उत्तर होगा ये वाला, पहला उत्तर होगा। पहले दक्षिणी शैली, फिर है उत्तरी शैली, और उत्तरी शैली के अंतर्गत ही आई है गुप्त लिपि, एक कुटिल लिपि जिसको सिद्ध मातृका भी कहते हैं। फिर देवनागरी आई और शारदा लिपि आई, ठीक है ना, और देवनागरी से ही ब्राह्मी लिपि, ठीक है ना, ये दिखाना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिहार में देवनागरी लिपि प्रचलित करने का श्रेय किसे जाता है? 16वां प्रश्न है आपका। 16वां का है उत्तर ग। भूदेव उपाध्याय जी को बिहार में देवनागरी लिपि प्रचलित करने का श्रेय जाता है। आगे प्रश्न है 17वां प्रश्न कि ध्वनि के अनुसार संकेतों की दृष्टि से सर्वश्रेष्ठ लिपि कौन है? ध्वनि के अनुरूप, ठीक है ना, ध्वनि के अनुरूप संकेतों की दृष्टि से सर्वश्रेष्ठ लिपि कौन सी है? तो सबको पता है हमारी देवनागरी लिपि। देवनागरी ने विराम चिन्ह किससे ग्रहण किया है? तो ये भी आपको आसान है, रोमन लिपि से। रोमन लिपि से देवनागरी ने विराम चिन्ह ग्रहण किया है। अब हम लोग कुछ प्रश्न पढ़ेंगे देवनागरी वर्णों के बारे में, ठीक है ना। तो व्यंजन वर्ण के कितने प्रकार हैं आपको बताना है। तो हैं 6 प्रकार। कितने प्रकार हैं? व्यंजन वर्णों के 6 प्रकार हैं। अंतस्थ व्यंजन की संख्या कितनी है? तो ये भी आसान है, क यानी 4 हैं। घोष और अघोष वर्णों की संख्या कितनी है? यानी घोष वर्ण कितने हैं और अघोष वर्ण कितने हैं, ये आपको बताना है। इसका उत्तर हो जाएगा ग। 31 आपके हैं घोष वर्ण और अघोष हैं 13। उल्टा कर देना है आपको, घोष ज़्यादा है अघोष कम है, ये समझना है। 31 और 13 कन्फ्यूज़न दूर हो जाएगा आपका। जिस शब्द की अंतिम ध्वनि व्यंजन होती है उसे क्या कहते हैं? जिस शब्द की अंतिम ध्वनि व्यंजन होती है उसे क्या कहते हैं? तो 20वां का उत्तर हो जाएगा ख। क्या है? वद्धा अक्षर, ठीक है, वद्धा अक्षर कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक लिपि विस्तार परिषद का संस्थापक कौन है? एक लिपि विस्तार परिषद का संस्थापक कौन है? तो ये है शारदा चरण मित्र जी। शारदा चरण मित्र जी एक लिपि विस्तार परिषद का संस्थापक है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नागरी प्रचारणी पत्रिका का प्रकाशन कब से शुरू हुआ था? तो ये तो आप जानते होंगे। तो 1893 से 1893। तो का उत्तर इसका सही हुआ आपका।
आगे है सेवाग्राम लिपि का संबंध किससे है? तो ये भी आप जानते होंगे। सेवाग्राम आप बताएं। तो इसका उत्तर होगा आपका ख, गांधी जी। सेवाग्राम लिपि का संबंध गांधी जी से है। नागरी लिपि सुधार समिति के संयोजक कौन थे? तो नोट्स में मैंने सब बताया है, आप वहाँ ज़रूर पढ़ लें इसके पहले के वीडियो में। तो नागरी लिपि सुधार समिति के संयोजक हैं आपके, जल्दी बताएं, काका कालेलकर जी हैं, ठीक है ना। नागरी प्रचारणी सभा के प्रथम सभापति कौन है? तो ये थोड़ा कन्फ्यूज़न हो जाता है। तो इसका उत्तर है बाबू राधा कृष्ण दास। बाबू राधा कृष्ण दास ये नागरी प्रचारणी सभा के पहले सभापति हैं, बाबू राधा कृष्ण दास। आगे है 26वां प्रश्न, देव का मानकीकरण कब हुआ और किसने किया है? तो ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार ये क्वेश्चन आ चुका है। तो ये है लास्ट वाला ऑप्शन, 1966 में केंद्रीय हिंदी निदेशालय भारत सरकार के द्वारा। तो 1966 में केंद्रीय हिंदी निदेशालय भारत सरकार के द्वारा देवनागरी लिपि का क्या किया है? मानकीकरण किया गया है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। आगे है 27वां प्रश्न, अधिकतम भारतीय भाषाओं का विकास किस लिपि से हुआ है? तो हमारी प्यारी लिपि कौन सी लिपि? ब्राह्मी लिपि, ठीक है ना। ब्राह्मी लिपि से अधिकतर भारतीय भाषाओं का लिपि से हुआ, किस है ना, इससे हुआ। 27 का ग। आगे बढ़ते हैं हम लोग। गलत कथन छांटना है आपको इसमें गलत कथन कौन सा है? तो पहला है ऑप्शन, गीति लिपि विकास की अंतिम सीढ़ी वार्णिक लिपि है, सही है। दूसरा है देवनागरी लिपि को राष्ट्र लिपि के रूप में 14 मार्च 1949 को स्वीकार किया गया। तीसरा है भाषा को लिखित रूप से व्यक्त करने हेतु ध्वनियाँ लिपि कहलाती है। और मानक देवनागरी वर्णमाला भारत के शिक्षा मंत्रालय द्वारा 1966 में अपनाया गया। तो गलत कथन छांटना है, तो इसका उत्तर होगा ये वाला दूसरा, देवनागरी लिपि को राष्ट्र लिपि के रूप में 14 मार्च 1949 को अपनाया गया। भारत की प्राचीनतम लिपि कौन सी है? तो भारत की प्राचीनतम सबसे पुरानी लिपि कौन सी है बताइए? तो ये है ब्राह्मी लिपि। देवनागरी लिपि का विकास किससे हुआ? ये कई बार प्रश्न पूछा गया है और तो इसका उत्तर हो जाएगा ख, ब्राह्मी लिपि से, ठीक है। हिंदी खड़ी बोली की लिपि क्या है? तो ये तो सब जानते हैं, ठीक है ना। तो हिंदी खड़ी बोली की लिपि है आपका देवनागरी लिपि, ठीक है। और ये जो हमने उत्तर आपका गलत नहीं बताया था मैंने, मतलब इसका जो ये था आपका, ये देवनागरी लिपि को राष्ट्रीय लिपि के रूप में 14 मार्च 1949 को, ये गलत था आपका। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ये वाला, देखिए 28 है ना। 28वां का प्रश्न है 14 सितंबर, यानी यहाँ पर हो जाएगा 14 मार्च की जगह 14 सितंबर, ठीक है। आगे है आपका प्रश्न, कौन सी भाषा देवनागरी लिपि की नहीं है? आपको बताना है। तो ये बहुत आसान है, आपको जल्दी बताइए आप। 32वां का प्रश्न है, तो ये है घ, संथाली, ठीक है ना। संथाली भाषा देवनागरी लिपि की नहीं है, इसकी लिपि अलग है। आपको बताना है कमेंट में। ऐसे बता दूं मैं, झारखंड की भाषा है संथाली भाषा, ठीक है। आगे है देवनागरी लिपि का विकास क्रम क्या है? ठीक है, देवनागरी लिपि का विकास क्रम क्या है, कैसे विकसित हुई है? तो 33वां का उत्तर हो जाएगा ग, क और ख दोनों से, क्योंकि ऐसे भी विकास हुआ, ऐसे भी। जैसे ब्राह्मी के बाद गुप्त, कुटिल, प्राचीन, देवनागरी। ब्राह्मी के बाद गुप्त, नागरी और देवनागरी, दोनों ही सही है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। गुप्त राजाओं के काल में कौन सी लिपि प्रचलित थी? तो ये बिल्कुल आसान है, गुप्त लिपि, ठीक है ना। 34वां का ग हो जाएगा, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। कथन है किसका है ये बताना है। कथन ये कि मानव के मस्तिष्क से निकली हुई वर्णमालाओं में नागरी सबसे अधिक पूर्ण वर्णमाला है। तो कथन किसका है ये? 35वां का क है, गिल क्राइस्ट। आगे है कथन, संसार में यदि कोई सर्वप्रथम अक्षर है
तो देवनागरी के हैं। ये किसने कहा है कि किनका कथन है? 36वां का हो गया ख, आइजक पिटमैन का, ठीक है ना। किनका है? आइजक पिटमैन का। आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे है 37वां प्रश्न है आपका। कथन है देवनागरी अक्षरों से बढ़कर पूर्ण और उत्तम अक्षर दूसरा कोई नहीं है। किसने कहा है ये? तो 37वां का उत्तर हो जाएगा प्रोफेसर मोनियर विलियम्स ने कहा है कि देवनागरी अक्षरों से बढ़कर पूर्ण और उत्तम अक्षर दूसरा कोई नहीं है। आगे है देवनागरी दुनिया की सर्वाधिक वैज्ञानिक लिपि है। किसने कहा है? आपको बताना है। तो 38वां का उत्तर हो जाएगा क, राहुल सांकृत्यायन ने कहा है कि देवनागरी दुनिया की सर्वाधिक वैज्ञानिक लिपि है। देवनागरी के अन्य नाम कौन नहीं है? बताना है कौन है वो शब्द है जो देवनागरी लिपि का नाम नहीं है। 39 बात तो उपनागर, ठीक है ना। नागर है, लोकनगरी है, देवनागर और हिंदी लिपि है, लेकिन उपनागर नहीं है, ठीक है। आगे है किस भाषा के लिए देवनागरी लिपि का प्रयोग नहीं होता है? ठीक है ना। तो बताना है आपको। 40वां का उत्तर हो जाएगा ख, बांग्ला का, क्योंकि इसकी लिपि अलग होती है, देवनागरी नहीं होती है। वहीं मराठी, हिंदी, पाली की देवनागरी होती है। मानक भाषा का अभिप्राय क्या है? ठीक है ना। 41वां का प्रश्न है तो वो है ख, श्रेष्ठ। लिपियों का विकास क्रम बताना है आपको। विकास की परंपरा का क्रम ये तो कई बार मैं बता चुका हूँ, फिर भी आप देख लें। तो 42वां का उत्तर हो जाएगा आपका ख। तो ख में पहले चित्रलिपि, सूत्रलिपि, प्रतीकात्मक, अक्षरात्मक और वर्णात्मक। चलिए आगे आते हैं। सर्वप्रथम किसने अपने पत्र के लिए फॉन्ट तैयार किया? तदोपरांत पूरी देवनागरी लिपि के लिए इतना टाइपों का फॉन्ट सामने आया। तो ये तो आप सबको पता है, तो वो है तिलक। तो तिलक तो 2 जगह है, लेकिन ये वाला उत्तर होगा 190। तो तिलक ने जो है अपने पत्र केसरी में 190 टाइपों का फॉन्ट तैयार किया। किसके लिए? देवनागरी लिपि के लिए। लेकिन पहले उन्होंने 290 फॉन्टों में तैयार किया था। पता नहीं 290 याद नहीं मुझे आ रहा है। हिंदी वर्तनी का मानकीकरण में किसे होना आवश्यक है? यानी मानकीकरण जब हुआ था तो हिंदी वर्तनी में किसे आवश्यक माना गया था? तो बताना है 44वां का। तो ये है सभी का, हाइफन योजक चिन्ह का, परसर्ग का प्रयोग, यह श्रुति तथा वह श्रुति का, ये सभी। संसार भर में लिपियों की कुल कितनी संख्या है? संसार में लिपियों की कितनी संख्या है? तो 400 है। संसार में लिपि है 400। ओह माय गॉड। लिपियों के विकास की परंपरा, ये भी कई बार पूछ दिया है मैंने। 42वां का तो खा हो जाएगा ये वाला। तो ये तो हो चुका, सॉरी आगे बढ़ गया था मैं। चलिए 46वां प्रश्न है, रोमन लिपि किस प्रकार की लिपि है? तो बता चुका हूँ मैं, रोमन लिपि है वर्णात्मक। कौन सी है? वर्णात्मक है, क्योंकि अक्षरात्मक तो आपकी हमारी लिपि देवनागरी लिपि है, ठीक है ना। चलिए, मनुष्यों ने लिखना आरंभ किस लिपि से किया है? बताना है आपको। तो बताएं आप 47वां का। तो इसका होगा चित्र लिपि से, ठीक है ना। चित्र लिपि से, चित्र के माध्यम से लिखना आरंभ किया। ब्राह्मी लिपि का समय क्या है? शताब्दी में बताना है आपको। तो ब्राह्मी लिपि का शताब्दी में समय है 5वीं सदी, 5वीं शताब्दी, ठीक है ना। 5वीं शताब्दी से ब्राह्मी लिपि का समय माना गया है। नागरी लिपि को दक्षिण भारत में क्या कहा जाता है? ये मैंने पढ़ाया था आपको, उसमें बताया था। तो वो है नंदी नागरी। कौन सी? नंदी नागरी, दक्षिण में। नागरी लिपि के भेदों की संख्या तथा लिपि कौन कौन सी है? नागरी लिपि के भेदों की संख्या तथा लिपि कौन कौन सी है? तो 50वां का उत्तर हो जाएगा ग, 4 भेद। कितने भेद हैं? 4। पहला अर्धनागरी, पूर्व नागरी, नंदी नागरी और नागरी। अर्धनागरी, पूर्वी नागरी, नंदी नागरी और नागरी। देवनागरी को राष्ट्रीय लिपि के रूप में अपनाने की सलाह किसने प्रथम दिया था? देवनागरी लिपि को राष्ट्रीय लिपि के रूप में अपनाने का जो
सलाह है वो किसने दिया था? तो शारदाचरण मित्र ने, शारदाचरण मित्र ने। नागरी लिपि का प्रथम उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? बताना है आपको। तो नागरी लिपि का पहला ग्रंथ जो है इसमें मिलता है वो है आपका नंदी सूत्र में, ठीक है ना। नंदी सूत्र में नागरी लिपि का प्रथम उल्लेख मिलता है, जो एक ग्रंथ है नंदी सूत्र। कौन सी लिपि देवनागरी लिपि से पर्याप्त साम्य यानी समानता रखती है? तिरपरमा का ख। गुजराती लिपि जो है वो देवनागरी लिपि से मिलती जुलती है। अगला प्रश्न है आपका, कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? तो वो है मराठी, ठीक है ना। इसके अलग लिपि है, उड़िया का अलग, गुजराती का अलग। तो मराठी जो है देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। देवनागरी लिपि और हिंदी वर्तनी मानकीकरण कब किसने प्रकाशित किया? बताना है आपको। तो इसका उत्तर हो जाएगा घ। 1983 में केंद्रीय हिंदी निदेशालय द्वारा देवनागरी लिपि और हिंदी वर्तनी मानकीकरण कब और किसने प्रकाशित किया? तो 1983 में केंद्रीय हिंदी निदेशालय द्वारा। कई लोग फोर्ट विलियम में लगा देते हैं, वो गलत हो जाता है, ठीक है। आगे है, ध्वनि मूलक लिपि कौन नहीं है? तो ये 56वां का प्रश्न हो गया। तो 56 का उत्तर हो जाएगा आपका ख। ध्वनि मूलक लिपि कौन नहीं है? तो वो है आपका 56 का ख। हिंदी नहीं है, ठीक है। कॉमन है, अंग्रेजी है और अरबी फारसी भी है, क्योंकि हमारी जो हिंदी है वो ध्वनि नहीं बल्कि वर्णात्मक है, ठीक है। सॉरी, अक्षरात्मक, ठीक है। बिहार तथा यूपी के कचहरी में देवनागरी लिपि का प्रयोग किनके प्रयत्न से शुरू हुआ? बताना है आपको। तो बिहार में किससे हुआ और यूपी में कचहरियों में देवनागरी लिपि का प्रयोग किनके प्रयत्न से हुआ? तो यहाँ पर ऑप्शन है, आपको बताना है कौन सा ऑप्शन सही है इसमें। तो आपका 57 का उत्तर हो जाएगा ग। तो बिहार में अयोध्या प्रसाद खत्री ने कचहरियों के कार्य के रूप में हिंदी को अपनाने का जो है प्रयास किया, और मदन मोहन मालवीय यूपी में थे, इन्होंने जो है कचहरियों में देवनागरी लिपि का प्रयोग करने का प्रयत्न शुरू किया। यूपी सरकार द्वारा 1947 में गठित देवनागरी लिपि सुधार समिति के अध्यक्ष कौन थे? यूपी सरकार द्वारा 1947 में गठित देवनागरी लिपि सुधार समिति के अध्यक्ष कौन थे? इसका उत्तर हो जाएगा आचार्य नरेंद्र देव। आचार्य नरेंद्र देव। संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी को राजभाषा तथा इसकी लिपि देवनागरी को स्वीकार किया गया है? तो ये तो बहुत आसान है आपका। इसका उत्तर हो जाएगा ख। 343 अनुच्छेद में। किस विद्वान ने देवनागरी लिपि के स्थान पर रोमन लिपि को स्वीकार करने का सुझाव दिया? तो इसका उत्तर बिल्कुल सही है ग। सुनीति कुमार चटर्जी ने। 61वां प्रश्न है आपका, यूपी सरकार द्वारा गठित सुधार लिपि परिषद की डैश को बैठक की अध्यक्षता डैश ने की? तो कब की और किसने की यूपी सरकार द्वारा गठित लिपि सुधार समिति का? तो बताना है आपको। तो इसका उत्तर हो जाएगा ये ख। 28-29 नवंबर 1953 को बैठक किनकी थी? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन उपराष्ट्रपति के पद पर थे। तो 28 और 29 नवंबर 1953 की बैठक में किसकी अध्यक्षता में? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की अध्यक्षता में यूपी सरकार द्वारा गठित लिपि सुधार समिति की बैठक हुई। 62वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन विशेषता देवनागरी में नहीं है? ये बताना है आपको। तो पहला आपका है बिल्कुल सही है, दूसरा भी सही है, तीसरा भी सही है। अब ये देखिए है आपका 62वां का उत्तर हो जाएगा आपका घ।
ये उत्तर गलत है, तो ये सही हो जाएगा उत्तर आपका ना, कि विकास की दृष्टि से यह लिपि ब्राह्मी और खरोष्ठी लिपि की समकालीन है, तो ये गलत हो जाएगा। देवनागरी लिपि कैसे लिखी जाती है, दाईं से बाईं या बाईं से दाईं, बताएं आप। खरोष्ठी लिपि जो थी वो तो लिखी जाती थी, कैसे बताया मैंने आपको, जिसका होता होगा ये बाईं से दाईं, ठीक है ना। अगर आप नहीं समझ पाते, बी हो गया आपका इधर वाला हाथ और डी इधर हो गया, तो बी बाईं से दाईं। खरोष्ठी लिपि दाईं से बाईं लिखी जाती है। शिक्षा मंत्रालय के देवनागरी लिपि संबंधी प्रकाशन कौन से हैं, तो बताना है आपको। इसका सभी होगा उत्तर। मानक देवनागरी वर्णमाला, हिंदी वर्तनी का मानकीकरण, देवनागरी लिपि तथा हिंदी वर्तनी का मानकीकरण 1983, सही है, सभी है। नागरी लिपि का मानकीकरण संबंधित कौन सा कथन गलत है, बताना है आपको। ये वाला गलत है कि अंग्रेजी का फुल स्टॉप ग्रहण किया जाएगा, क्योंकि हिंदी में अंग्रेजी का फुल स्टॉप जो आपका विराम चिन्ह है इसका प्रयोग नहीं होता, तो ये उत्तर सही हो जाएगा आपका। इम्पॉर्टेंट नोट्स है, मैंने तो ऐसे बता दिया है, फिर भी आप देख लें एक बार और उत्तर भी देख लेंगे। चलिए।